चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अगर कोई लूप है जिसमें करंट जा रहा है और उसको अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस पर टॉर्क कैसे निकालें। वैसे देखो फोर्स निकालो सीख क्यों। अगर फोर्स निकालना जानते हो तो टॉर्क भी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात। फोर्स से टॉर्क हमें निकालना आता है, हमने आरबीडी चैप्टर में पढ़ा था वहां से। अब लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा बात और है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेट से कि मेरे पास ऐसे कोई ना कोई लूप है, इस लूप में कोई ना कोई लेट से करंट जा रहा है। करंट जा रहा है तो इस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस लूप को मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास वो ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में लेट से एंगल थीटा है। फिर से रिपीट करता हूं, करंट कैरिंग लूप है और मुझे उस पर टॉर्क निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि मैं इस करंट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल लेता हूं। आई होप सबको याद होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑफ कोर्स बड़ा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रख रखा है तो इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला था टॉर्क का, बड़ा शायद सारे बच्चों को याद आ रहा होगा कि टॉर्क विल बी सिंपली एम क्रॉस। तो इस पूरे पूरे लूप पर जो टॉर्क आएगा बट मेरे पास वो एम क्रॉस बी आएगा। टॉर्क की अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो बड़ा इट विल बी ऑफ कोर्स एम बी साइन। हालांकि यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी किसी ने अगर मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। बट अब पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एम डॉट बी या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या करना है कि उस लूप का बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो बेटा उस पर कितना टॉर्क लगता है और कितनी पोटेंशियल लगती है वो हमें पहले से आइडिया रहता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास बेटा एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर लूप है, लेंथ एल है, बड़ा विड्थ बी है, और इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर करंट जा रहा है आई, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन है। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे, और पूछ रखा है कि बताओ कि इस लूप पर कितना टॉर्क लगेगा। फोर्स तो जीरो आएगा, बड़ा याद करो लूप में एल वेक्टर आपका जीरो होता है तो फोर्स तो आपका जीरो आएगा, लेकिन टॉर्क आ जाएगा। बड़ा फोर्स कपल वाला केस याद है ना, कुछ कुछ वैसा बन जाता है जिसमें फोर्स जीरो होता है लेकिन कुछ ना कुछ टॉर्क आ जाता है। टॉर्क कितना आएगा सोचते हैं। अगर आपके पास करंट है ऐसे तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा बेटा इट विल बी ऑफ कोर्स करंट इनटू एरिया, एरिया विल बी ऑफ कोर्स एल इनटू बी, और ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो ऑफ कोर्स एरिया एन टाइम्स एल भी हो जाएगा। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बेटा जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ उंगलियों को ऐसे कर्ल कर दो, राइट हैंड की उंगलियों को, अंगूठा ऐसे आएगा अंदर की तरफ, तो आपका एम वेक्टर जो है ना वो ऐसे आएगा अंदर की तरफ। मुझे टॉर्क निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। टॉर्क की अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। एम की वैल्यू है आई इंटू एल इंटू बी इंटू एन, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा मेरे पास बी, इंटू साइन ऑफ बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑफ कोर्स बेटा एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो आपके पास 90 आ, तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू एन इंटू कैपिटल, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्शन एम क्रॉस बी की तरफ होगा। एम वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है बेटा ऐसे, एम क्रॉस बी किया तो आ गया नीचे की तरफ, तो जो टॉर्क आएगा बेटा वो नीचे की तरफ है। एक्सियल वेक्टर है ना, तो एक्सियल वेक्टर बेटा नीचे की तरफ है, टॉर्क नीचे की तरफ है। इस बात का मतलब ये है कि जो लूप है वो यू रोटेट होना चाहेगा ऐसे, तो जो सारा सारा जो लूप है बेटा वो यूं रोटेट होना चाहेगा ऐसे। लूप अगर यूं रोटेट होगा तब तो बेटा टॉर्क कैसे आएगा। आई होप बेटा टॉर्क की डायरेक्शन आपको पहले से याद है। ये बेटा आपके पास टॉर्क की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों। ऐसे बेटा एक सवाल और, मेरे पास एक लूप है बेटा, इसमें करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा इसके पास एन है, इस बार सर्कुलर लूप है बेटा, रेडियस आपके पास आर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा इस तरह से पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू बी दे रखी है। वापस से बेटा वही सवाल पूछ रखा है कि बताओ कि इस लूप पर कितना टॉर्क आएगा। निकाल लेना, खुद ही कर लेना, ठीक है।
आगे चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है बड़ा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि बड़ा इसका ज्यादा यूज जो है वो अगले वाले ईएमआई वाले चैप्टर में आएगा, बट मैं यहाँ पर भी आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ। लेट से कि मेरे पास बड़ा एक छोटा सा एरिया है एस। ये जो एरिया है बड़ा, लेट से मेरे पास ये डीएस है। एरिया वेक्टर बड़ा हमेशा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो ये आपका एरिया वेक्टर है। यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां बड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेट से ऐसे है, एंड लेट से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है बी। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, लेट से बड़ा दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। याद कीजिए बेटा, हमने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा मैं यहां पर डी फाई लिख देता हूं। छोटा सा एरिया तो उसमें से छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, तो डी फाई लिख दिया। एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी बी डॉट डी एस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या फिर बेटा बी इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा मेरे पास फ्लक्स आ गया इसमें से गुजरने वाला। अगर मेरे पास कभी सरफेस अगर बड़ी है तो बड़ा ऑफ कोर्स मैं छोटी सी सरफेस में से फ्लक्स निकालूंगा और उसको जोड़ दूंगा। बड़ा जोड़ना बड़ा ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन, तो दैट कम्स आउट बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस। फिर ना, अगर मान लीजिए बेटा कि अभी कभी अगर बी वेक्टर की वैल्यू कांस्टेंट हुई, कहीं बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई, तो आप फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर तो बड़ा बाहर आ जाएगा, है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर को तुम ऐसे एस वेक्टर भी लिख सकते हो। इससे आप बेटा चाहो तो बी एस का कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इसकी यूज वगैरह अपन ईएमआई चैप्टर वगैरह में देखेंगे। मैं तो बेटा ऐसे एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि मान लो कहीं पर बेटा कहीं अपनी शीट वगैरह में कहीं ना कहीं बेटा मान लो इसकी यूनिट वगैरह कुछ आ जाए तो आप कह पाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा दिख रहा है बेटा आप लोगों को, स्केलर है क्योंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। यूनिट की अगर बात करें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। इसकी यूनिट जो आएगी बेटा वो आएगी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बेटा मेरे पास इसकी यूनिट है। अगर आप मुझसे कहो तो मैं इसके डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ। डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है बेटा, डायमेंशन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कोर्स बेटा मुझे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है बेटा किसी किसी बच्चे को मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन ना आती हो, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन निकालना ना आती हो, थोड़ा याद करो। चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स था ना वो क्यू वी बी साइन थीटा हुआ करता था, याद है ना। साइन थीटा तो यूनिटलेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो बड़ा ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी के बराबर होगी। तो फ्लक्स की जो यूनिट होगी बड़ा वो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया है ना, तो बड़ा ऑफ कोर्स वो फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी इंटू एरिया, कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन याद दी रहती बेटा कितनी, एम एल टी माइनस टू। एरिया बेटा कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। चार्ज बेटा कितना हो जाएगा आई टी। वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, है कि नहीं बेटा। ये एक एल बेटा निपट गया, मेरे ख्याल से आंसर आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस। ये बेटा मेरे पास बड़े आराम से इसकी डायमेंशन आ गई। बेटा मेरे पास जो डायमेंशन आ गई वो आ गई है एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस। ये बेटा मेरे पास इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इतना बड़ा काफी है ना, और कोई बात आएगी बड़ा इस पर कोई और यूज आएंगे तो अपन बाद में देखेंगे अगले चैप्टर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बड़ा बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरी बेस्ड सा काम है। और मैं ना थोड़ा सा लास्ट ईयर बेटा जब एनसीईआरटी चेंज हुई थी तो सिलेबस में काफी सारे चेंजेस थोड़े से इस चैप्टर में या इस सेक्शन के अंदर आए। तो मैंने जो लेक्चर है वो बड़ा बिल्कुल जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसी के हिसाब से ही बनाया।
बट फिर भी किसी बच्चे को लगे तो एक बार एनसीईआरटी को वापस से रीड कर सकता है ना। उसको अगर लगे कि समय को रीड करना है तो बिल्कुल उसको अगर रीड करना चाहे तो कर सकता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड कि है ना मैं इसके अंदर सारी बातें बड़ा ऐसे कवर कर दूँ। अगर मान लो कि मैंने कोई चीज छोड़ रखी है तो समझ जाना कि वो अब सिलेबस में नहीं। ठीक है। और अगर मैं कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो मैं बता के पढ़ाऊंगा कि बेटा ये एनसीईआरटी में से हटा दी है और मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, मैं तब भी बोल दूं। तो उसको तुम स्किप करना चाहो स्किप कर देना। मैंने कोई नहीं पढ़ा रखी तो बार बार ये मत बोलना कि अरे सर इसमें हिस्टेरेसिस वाला लूप तो है ही नहीं, सर इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म तो है ही नहीं। नहीं है इसका मतलब वो नहीं है ना। ऑब्वियस बात है कि मेरे को पढ़ाते हुए 16 साल आगे मुझे पता है क्या पढ़ा है ना। तो तुम जबरदस्ती वहां पर टाइम वेस्ट मत करना है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा सुनना। हर जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके मोशन के कारण कुछ ना कुछ करंट आता है। और उनके मोशन के कारण बेटा कोई ना कोई अगर करंट आता है तो उसके कारण कुछ ना कुछ हर एटम के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि लेट्स से किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस जो बिल्कुल बीचों बीच, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, इस बेसिक बात पे हो सकता है कि सवाल ना पूछे, ये मैं बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। कोई छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। कोई बच्चा कहता है मुझे तो फॉर्मूला बताओ, मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बेटा कोई एटम है और उसके सेंटर पर कोई ना कोई है ना आपके पास न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze। उससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है। आई नो दैट कि बेटा इलेक्ट्रॉन खूब सारे होंगे, मैं एक बार एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको अपन देख लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है तो ऑफकोर्स ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करंट है। और जो करंट ऐसे ऐसे है उसके कारण ऑफकोर्स अंदर की तरफ बेटा कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेटा मुझे निकालना है। मेरे पास बेटा एक छोटा सा आइडिया है कि इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं ऐसे निकाल लूं, Q/2m/L। नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन 2 टाइम्स मास इंटू एंगुलर मोमेंटम। अब पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है ना, लेकिन तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के अबाउट जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई होता है। क्या आप प्यारा सा आंसर निकाल दिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बेटा एंगुलर सॉरी बेटा डायपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा n टाइम्स EH/4 पाई। ये बड़ा उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा एक इकलौते इलेक्ट्रॉन का ना। कभी बड़ा कोई मान लो कि कोई पूछ ले कैसे आता तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑफकोर्स पूरे एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यही होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हमें निकालना पड़ेगा और उन सबको हमें वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। उन सबका सम अगर जीरो आया इस तरह के सब्सटेंस को हम नाम देते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर उन सबका उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अगर वो जीरो नहीं आया तो उसको हम बोल देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। तो ये एक बेसिक बेसिक सी बात है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। नमक है बेटा, पानी है, कॉपर है, जिंक है, बिस्मथ है, बेटा सिल्वर है और गोल्ड है। याद नहीं करने में, ठीक है, ऐसे मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक इकलौता एटम जो होगा ना उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट शून्य होगा। और शून्य क्यों होगा मैंने आपको हल्का फुल्का समझा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन बेटा यू मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन बेटा यू मूव कर रहा होगा। और उन सबके जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगे उन सबको अगर आप जोड़ोगे तो पूरे उस एटम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। और किस तरह से सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे ना उसके अंदर अकेला एटम, जैसे ये एटम है, 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 अकेले एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा बेटा दैट विल बी जीरो। हर इंडिविजुअल एटम का अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो ऑब्वियस बात है कि उन एटम्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को अगर आप सम करोगे और पूरे इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का निकालोगे तो वो सम भी तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, है कि बेटा जीरो आएगा। सारे जीरो हैं तो बड़ा ऑफकोर्स पूरे सब्सटेंस का नेट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहां तक बड़ा मामला कूल है। नेक्स्ट, अगर मैं इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो क्या होगा। अब आराम आराम से सुनना। ये मेरे पास कोई ना कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। मैं इसके पास में बड़ा ऐसे एक मैग्नेट लेके आया जिसका बड़ा नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। पहले ही मैग्नेट नहीं थी, अब मैं लेके आया। जैसे बड़ा मैग्नेट लेके आया इसके कारण एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है।
ठीक है। जैसे ही बेटा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूं आई, जैसे बेटा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। हालांकि बेटा ये अगले चैप्टर का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, एक बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी ना, मेरे पास वो दूसरा रास्ता नहीं है। ये फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहता है कि इस सब्सटेंस के अंदर पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। पहले इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बेटा एटम्स के अंदर इस तरह से करंट बहना स्टार्ट होगा कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा तो इससे क्या होगा कि इन एटम्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे ऐसे बेटा करंट बहने लग जाएगा, है ना। इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उनका मोशन कुछ इस तरह से अल्टर होगा कि उनके अंदर कुछ कुछ ऐसे ऐसे बेटा करंट बहने लग जाएगा, और वो जो करंट बहने लग जाएगा उसके कारण अब एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा यू। और ये जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं आएगा बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि आपके पास एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया है, और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं है बेटा, बल्कि उसके अपोजिट है। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बेटा जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आया है ना, इसके कारण इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इन डायपोल्स की वजह से है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा मैं इसको एक नाम दे रहा हूं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि बेटा ऑफकोर्स एक्सटर्नल एजेंट के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड आई है इस कारण से। हालांकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी ना ये एक्सटर्नल के मुकाबले बहुत छोटी होगी। हो सकता है कि बेटा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो 10 टेस्ला हो, और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये हो सकता है कि बेटा शायद 0.1 टेस्ला ही हो, मतलब हो सकता है कि इतना बड़ा अंतर हो। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो 9.9 हो जाएगी। बट कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड घट गई है, कम हो गई है। क्या बेटा? घट गई है, कम हो गई है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्यादा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम है, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। अब आपको क्या क्या याद रखना है? आपको बेटा पहले तो ये याद रखना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा जैसे ही आपने यूं लगाई, इसके अंदर बेटा डायपोल्स जो होंगे वो इस तरह से एक मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्रिएट करेंगे। मैग्नेटिक डायपोलमेंट अगर ऐसे क्रिएट करेंगे तो आप रफली ऐसा मान के चल सकते हो कि ये जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसने एक तरीके से यहां पर एक नॉर्थ पोल और यहां पर एक साउथ पोल क्रिएट कर लिया। भाई डायपोलमेंट यूं है ना, इसलिए। और ये जो नॉर्थ पोल होगा ये इस नॉर्थ पोल को बड़ा ऑफ कोर्स रेपेल करेगा, ये नॉर्थ पोल बड़ा इस नॉर्थ पोल को रेपेल करेगा, और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा ये इस बार मैग्नेट को रेपेल करेंगे। तो इट विल रेपेल द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रेपेल द मैग्नेट। इसका मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगी वो बड़ा इस मैग्नेट को रेपेल करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड को भी रेपेल करेगी। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करने का मतलब ये है कि आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना अंदर उतनी नहीं आएगी, उससे कम आएगी। आप लगाओगे 100 टेस्ला और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हो सकता है कि 99.9 टेस्ला ही हो। तो मैं क्या कहूंगा कि ये अवॉइड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और वो 0.1 टेस्ला कम क्यों हुई? क्योंकि बेटा अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है इंड्यूस्ड जो आपके एक्सटर्नल लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में सारे बेटा जो याद करने वाली बातें वो बड़े प्यार से बोल दिए, आप 2-3 बार उनको सुनना। ऑफ कोर्स बेटा दिस रिपल्शन विल बी वेरी स्मॉल, मैंने ऐसा बोल ही दिया, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है। और जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बेटा आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपके पास अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे सर अंदर अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो बड़ा आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का सम है। लेकिन सम करते वक्त ध्यान रखोगे ना इस बात का कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बेटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो किसी ने अगर मेरे से पूछा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास लेट से बी नॉट है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बेटा अगर इस तरफ बी इंड्यूस्ड है, तो अब बेटा मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा वो बी नॉट माइनस बी इंड्यूस्ड है। ऐड ही किया बेटा ये, लेकिन ऑफ कोर्स वेक्टर्स है तो बेटा वो ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्वियसली बेटा लेस देन बी नॉट। आपने बेटा बी नॉट लगाई थी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी नॉट नहीं है, बी नॉट से कम है। तो कल को बेटा अगर मान लो कि ना एनटी वाले इस तरह का सवाल पूछ ले, सुनना बेटा मेरे पास ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे, ठीक है। जैसे बेटा आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे, अंदर जो लाइंस होंगी बेटा वो हमेशा ही बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई आपने ऐसे, है ना। बेटा एक मिनट वापस से लगा
बेटा मान लो कि मैं तुमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं लगाई ऐसे, ये बेटा कुछ लाइंस है ना ऐसे बाहर से निकल जाएंगे, कुछ लाइंस बेटा ऐसे अंदर आएंगे, कुछ लाइंस बेटा ऐसे अंदर, और ये लाइन बेटा ऐसे अंदर आनी चाहिए थी, बाहर निकल गई, क्यों? क्योंकि बेटा ये लाइंस को रिपेल करेगा, ये लाइन अंदर आनी चाहिए थी, बेटा इसने रिपेल कर दी, बाहर से निकल के ना, तो अंदर लाइंस कम एंटर होंगी, है ना। एग्जैक्टली बेटा उसका उल्टा जो है ना वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा। पहले ये समझते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या। इसके एग्जांपल्स है बेटा एफईओ, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, ये बेटा सारे आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इकलौता जो एटम होगा ना उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगी। डायमैग्नेटिक के अंदर बेटा कोई इंडिविजुअल एटम के पास किसी प्रकार की कोई डायपोलमेंट नहीं थी, यहां पर इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगी। तो एक एटम का जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा ये जीरो नहीं हो। लेकिन चक्कर क्या है कि इस पूरे के पूरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर किसी एटम का मैग्नेट डायपोलमेंट ऐसे होगा बेटा, किसी का ऐसे होगा, 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 और ये सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो होंगे ये रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड होंगे। और रैंडमली अगर हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन, तो अगर आप इन सबका सम करोगे बेटा, इन सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट्स का अगर आप सम करोगे तो नेट अब भी क्या आएगा? जीरो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कोई पूछे कि इनके बारे में क्या बात है, तो बोल देना कि इसमें इंडिविजुअल एटम के पास पैरामैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा, डायमैग्नेटिक के पास नहीं था। लेकिन पूरे सब्सटेंस का अगर जोड़ोगे तो बेटा कोई किसी में डायपोलमेंट ऐसे है बेटा, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे है बेटा, किसी में ऐसे है, तो नेट जो आएगा आपके पास हमेशा जीरो आ जाएगा। लेकिन इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को बेटा सुनना इस बात को, इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, लेट से बेटा मेरे पास ये मैग्नेट है और ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बेटा मेरे पास ये लेट से साउथ पोल, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो आपका डायपोलमेंट यूं था ना, जैसे आपने एक्सटर्नल, अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो ना बेटा, ये जो मेरे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, ये बेटा कोर्स आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से मेरे पास इसकी वैल्यू बी नॉट है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ तो सब कुछ, बाकी बेटा को याद करना जरा ना, अभी तो याद में बात तो आया ही नहीं बेटा, वो दो तीन बातें ही है ना, मैं तो बेटा ऐसे ही थोड़ा मैं बढ़िया समझ में आया इसलिए। जैसे बेटा आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई यूं, तो जो डायपोल यू था ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे अलाइन हो जाएगा, जो डायपोल यू था वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यू अलाइन हो जाएगा, जो डायपोल यू था बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यू अलाइन हो जाएगा। तो होगा क्या कि सारे के सारे आपके जो डायपोल्स है ना वो यूं अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट बेटा अगर इस तरफ अलाइन हो गए तो अब आपके पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया है। पूरे सिस्टम के पास पहले तो जीरो था लेकिन अब आ गया, क्योंकि पहले रैंडमली थे, अब जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए वो रैंडमनेस खत्म हो गई और सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो गए। और ये मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो है ये आप देख सकते हो कि आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। और मैग्नेटिक डायपोलमेंट अगर ऐसे है तो ऑफ कोर्स आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह और ये वाला हिस्सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल के मैग्नेट को अपनी तरफ, ये बड़ा नॉर्थ इस साउथ को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि मैग्नेटिक डायपोलमेंट अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये बड़ा मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, हालांकि बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होगा लेकिन हल्के फुल्के फोर्स से मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। मैं इस बात को और समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, ठीक है, डायपोल मोमेंट्स आ गए ऐसे, ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स जो यूं आए हैं बड़ा इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड और क्रिएट कर देंगे, और ये है मेरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। डायपोल मोमेंट्स ऐसे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ऐसे। इस बार आपकी बेटा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई है ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आई है। जिस तरफ बेटा आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ बेटा आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में।
डायमैग्नेटिक में अपोजिट थी, इस बार बेटा आपकी सपोर्ट कर रही है। और अगर सपोर्ट कर रही है तो अब बड़ा ऑब्वियस बात है कि कोई मुझसे पूछे कि अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का सम होगी। सम तो पहले भी थी, लेकिन पहले बेटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी तो माइनस करना पड़ गया था ना। लेकिन अब क्या होगा, अब आप कह सकते हो कि सर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, एक्सटर्नल अगर बी नोट है और इंड्यूस्ड आपकी बी इंड्यूस्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड, सिंपल। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बेटा आपने जितनी लगाई थी ना उससे ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यहां वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है, लेकिन इस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नोट से ज्यादा है। डायमैग्नेटिक वाले केस में वैक्यूम में बी नोट थी, तो उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नोट से कम है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जिसे हम बी नॉट या बी बोलते हैं वो मीडियम पर डिपेंड करती है। आप बोलोगे हाँ से बिल्कुल करती है, हम तो आज तक जो फॉर्मूले याद करते हैं उसमें म्यू नॉट म्यू आर हमने बार बार देखा, एंड वी नो इट वेरी वेल कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वी ऑलवेज नो दैट। बट आज हम थोड़ा और बेटर समझ पाए हैं कि अगर मीडियम आपका पैरामैग्नेटिक हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी वैक्यूम में होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी। और अगर मान लो कि सब्सटेंस आपका क्या नाम बेटा डायमैग्नेटिक हुआ, तो जितनी वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए उसके मुकाबले डायमैग्नेटिक के अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड बी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी जो है थोड़ा सा कम होगा। आई होप दैट दैट्स टोटली फाइन। ये बेटा मेरे पास पूरी की पूरी इसकी सिंपल सी थ्योरी है। सारी बातें बेटा अच्छी अच्छी हैं, एक बार याद कर लेना। मैं बेटा एक छोटी सी बात बेटा और याद कर रहा हूं कि अगर आपके इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो डायपोल्स होंगे ये ऐसे ऐसे बेटा रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो इनको अलाइन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उनको अलाइन करना उतना मुश्किल हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, बेटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी उतनी ही कम आएगी, बेटा ऑफ कोर्स इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो उतना ही कम होगा। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी है, उसको बाद में बताने की कोशिश करूंगा ना। आगे चलते हैं बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड अभी फिलहाल बेटा ये एनसीईआरटी में से वाला टॉपिक हटा दिया, ठीक है। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्या इस बात के चांसेस हैं कि इस टर्म पे कोई सवाल पूछ लेंगे इसलिए पढ़ा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो मुझे पता है कि इस पे नहीं पूछेंगे, बट मुझे कुछ आगे चीजें थोड़ी सी ना एक्सप्लेन करनी है, तो उस एक्सप्लेन करने के अंदर मुझे इस टर्म की आवश्यकता पड़ सकती है, सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटा इस पे सवाल पूछेंगे, बहुत कम चांस है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोलमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बस किसी भी सिस्टम का कितना मैग्नेटिक डायपोलमेंट है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। मैग्नेटिक डायपोलमेंट बड़ा वेक्टर है तो ऑफ कोर्स ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम बड़ा हमेशा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस बात है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा मैग्नेटिक डायपोलमेंट के अलोंग ही होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? बड़ा आप बोलोगे सर बहुत आसान है इसकी यूनिट निकालना, तो मैग्नेटिक डायपोल पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, बड़ा इसकी यूनिट हुआ करती थी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब, तो ऑफ कोर्स बड़ा इसकी यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर। अगर इसके डायमेंशन बड़ा एम्पियर की तो आई लिख दूं, बड़ा मीटर की ऑफ कोर्स एल माइनस वन हो जाएगी ऊपर जाने पर, बड़ा इसको कई बच्चे ए एल माइनस वन भी लिखते हैं। कूल। अगर मेरे पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बेटा मेरे पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उस पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेट से बेटा ऐसे लगा दी। अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी तो उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा बेटा तो आप जानते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। तो इस केस में ऑफ कोर्स बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। किसकी बात कर रहा हूं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। पैरामैग्नेटिक में बेटा इसका उल्टा होगा, इधर बना दू। मेरे पास लेट से बेटा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इधर की तरफ, डायपोल्स यूं अलाइन हो गए थे और आपका जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ था। जिस तरफ मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा उसी तरफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही हो। ठीक है, यहां पर अपोजिट बड़ा, यहां पर अलोंग, सिंपल सी बात है, बहुत ऐसे हाई फाई बड़ा बात नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा यहां पर एक मैं छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना, और वो याद रखना है कि जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो होगा बड़ा म्यू नॉट आई बराबर होगा। आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसी, बड़ा मेरे पास ये डायपोल, आप जानते हो कि आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो ऑब्वियस बात है कि इंड्यूस्ड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एंड इसकी जो वैल्यू होगी बेटा इट विल बी ऑफ कोर्स म्यू नॉट इनटू आई। ये बड़ा फॉर्मूला याद रख सकते हो, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ याद रख सकते हो, लेकिन आज ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा आई अब फॉर्मूले में रहा नहीं ना, इसलिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि अंदर आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सटर्नल बेटा इस तरफ है बी नॉट, बी इंड्यूस्ड बेटा उसके अपोजिट है तो माइनस कर दूं बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स बी नॉट माइनस म्यू नॉट इनटू, ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये बेटा हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ लगाई तो आपके पास बी इंड्यूस्ड भी इसी तरफ आएगी। अगेन बेटा बी इंड्यूस्ड आपके पास हमेशा म्यू नॉट इनटू आई के बराबर होगी। अंदर जो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएगी वो ऑब्वियस बात होगी कि आपने एक्सटर्नल कितनी लगाई बेटा, एक्सटर्नल की वैल्यू बेटा मैं एक बार के लिए बी नॉट मान लूं, हाँ बेटा पहले मैंने बी नॉट मान रखी, बी नॉट प्लस बेटा ऑफ कोर्स बी इंड्यूस्ड उसी डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दो, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स बी नॉट प्लस म्यू नॉट इनटू आई, ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। लास्ट टू लास्ट ईयर तो बड़ा ये वाला फॉर्मूला काफी काम का था, क्योंकि बड़ा आई पर को काफी सारे सवाल पूछे थे। अब ये फॉर्मूला उतना ठीक है सिर्फ समझाने के लिए, है ना, यू कैन लीव इट। आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दैट टर्म इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। हम अभी तक मैग्नेटिक इंडक्शन भी डिफाइन करते थे, अब ऐसी ही एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ये टर्म हमें इस तरीके से डिफाइन करनी है कि ये मीडियम पर डिपेंड ना करे, क्योंकि हमारे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो था वो मीडियम पर डिपेंड करता था। हमने फॉर्मूले देखे बेटा, हर फॉर्मूले में म्यू नॉट म्यू आर ऐसा कुछ आया करता था ना, वो हमेशा मीडियम पर डिपेंड करता था। लेकिन ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये माध्यम पर मीडियम पर डिपेंड ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही याद करनी है, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर ये वाली बात नहीं समझे ना तो कंफ्यूजन रहेगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच को डिफाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये हर मीडियम में सेम रहे, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन भी जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है वो मैं हल्का फुल्का बेसिक आइडिया तो है ही, बट हम और आइडिया भी अब ले लेंगे, ले ही लिया काफी हद तक। तो डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वैक्यूम से कम होती है, पैरामैग्नेटिक में वैक्यूम से ज्यादा होती है। अब वैल्यू को लेके हम थोड़ी बहुत बातें बेटा एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से कर रहे थे, जिसका फॉर्मूला तुम नहीं याद करना चाहते, तो कोई आगे भी कोई फॉर्मूला आ जाएगा जैसे हम बाद में उसको और किसी और तरह से रिलेट कर। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंडक्शन बी, जो बड़ा हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर यूनिट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। सिंपल कि कभी भी अगर एच अगर डिफाइन करना हो तो इट विल बी सिंपली बी डिवाइड बाय उस मीडियम की परमिएबिलिटी, या फिर बेटा बी डिवाइडेड बाय बेटा ऑफ कोर्स म्यू नॉट इनटू म्यू। ये बेटा आपके पास एच का बेसिक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है कि एच जो होगा ना वो म्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, क्योंकि बेटा इस बी के अंदर भी तो म्यू होगा, तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर इस बी के अंदर म्यू आर होगा तो म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, और मीडियम पर अब हमारा एच डिपेंड नहीं करेगा। बी तो कर रहा था, लेकिन बी में बड़ा म्यू ऊपर आ रहा था, जितने फॉर्मूला म्यू ऊपर आ रहा था उसको म्यू से डिवाइड किया, नहीं अपना काम बन जाएगा। मैं करके दिखा दूंगा, एक बार भरोसा तो करो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बड़ा मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसकी बेटा कुछ ना कुछ यूनिट आएगी, डायमेंशन आएगी, देखते हैं। फिर एक बार देखना, मेरे पास एक आइडियल सोलेनॉइड है, इस आइडियल सोलेनॉइड में करंट बेटा आपने भेज रखा है आई, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा आपके पास है। बीच में अगर बेटा मान लो कि एयर या फिर वैक्यूम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि एच कितना होगा, तो एच आप बोलोगे सर जो बी है
उसको इसके मीडियम से डिवाइड कर दो, मीडियम की म्यू से डिवाइड कर दो। ऑफकोर्स बेटा अंदर एयर या वैक्यूम है तो म्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट कम्स आउट टू मी म्यू नॉट एन आई अपॉन बेटा ऑफ कोर्स म्यू नॉट, बेटा दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स एन इनटू आई। जैसा कि मैं कह रहा था कि बेटा एच जो होगा वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा, देख सकते हो बेटा, म्यू तो है नहीं। चलो फिर से समझाता हूँ, है ना। बेटा मान लो कि इसके अंदर बेटा मैंने कोई ना कोई ऐसे मटेरियल डाल दिया, ऐसा ऐसा मटेरियल जिसका म्यू आर दे रखा है। अब मेरे पास कोई ना कोई मीडियम आ गया। अब बताओ बी कितना होगा। अब बेटा बी ऑफ कोर्स होगा म्यू एन आई। म्यू क्या है, इस मीडियम का म्यू। इस मीडियम की म्यू को तुम क्या लिख सकते हो, ऑफ कोर्स बेटा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। जैसा कि आप देख सकते हो बेटा ये वाला बी और ये वाला बी नॉट अलग अलग है। इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, हम शुरुआत से जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एच कितना होगा, तो एच होगा इस मीडियम का बी अपॉन इसी मीडियम का म्यू। जैसे बेटा मैं बी को, बेटा बी की वैल्यू मेरे पास है म्यू एन आई, इसको जैसे बेटा म्यू से डिवाइड किया तो सिर्फ और सिर्फ वापस से बेटा क्या बच गया, एन आई बच गया, म्यू गायब हो गया, है ना। यही तो बार बार मैं इसी आर्ग्यूमेंट पर बता बार बार। जैसा कि आप देख सकते हो बेटा आपका एच जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा, बी कर रहा है बेटा मीडियम पर डिपेंड ना। यहां से बेटा एच की यूनिट दिख गई, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बेटा आई है, तो करंट पर यूनिट लेंथ बेटा ऑफ कोर्स मीटर आ जाएगा, तो यूनिट मेरे ख्याल से बेटा एम्पियर पर मीटर आ जाएगी। बट आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई थी ना, उसकी यूनिट भी आई है, और आपके पास जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच आई है बेटा उसकी यूनिट भी आपके पास एम्पियर पर मीटर ही आई है। डायमेंशन बेटा इसकी आई, इसकी एल, तो आई एल माइनस वन, या फिर बेटा ऑफ कोर्स ए एल माइनस। ये वाली बात बेटा आपको ना समझ आई, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे बेटा अपना सिंपल बेटा जो अपना चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा ये चार्ज है, क्यू चार्ज है, बेटा ये आर वेक्टर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, ठीक है। और एयर है पूरा का पूरा। कोई मुझसे पूछ ले कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बच्चा बोलेगा सर आपने मुझे याद करा रखा है। बेटा बताओ क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर। इस पॉइंट पर बेटा आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो होगा वही है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई मुझसे पूछ ले कि H कितना आएगा, बेटा H ऑफ कोर्स बेटा आपके पास आएगा B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। बेटा जैसे मैंने इसको म्यू नॉट से डिवाइड किया, बेटा मेरे पास की वैल्यू आ गई है 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर। फेयर इनफ। ये तो बेटा बात थी एयर या वैक्यूम की। अगर ये सारे के सारे अरेंजमेंट को बेटा मैंने किसी मीडियम में डुबो दिया और इस मीडियम का म्यू कुछ और दे रखा है, म्यू नॉट नहीं है, अब बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा क्या, म्यू अपॉन 4 पाई। भाई म्यू नॉट की म्यू अपॉन 4 पाई इनटू बेटा व्हाट, क्यू इनटू ऑफ कोर्स बेटा वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। बेटा यही तो आपने मैग्नेटिक इंडक्शन बी का फॉर्मूला। क्या ये वाला बी और ये वाला बी सेम है, क्या आप बोलोगे क्या ये वाला बी और ये वाला बी सेम है क्या, ना ऑफ कोर्स सेम नहीं है। ये वाला जो म्यू है बेटा इस वाले म्यू नोट से डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स बी भी डिफरेंट है। लेकिन को मुझसे पूछे कि एच क्या होगा, एच बेटा ऑफ कोर्स होगा दिस बी डिवाइड बाय म्यू। जैसे बेटा म्यू नीचे है बेटा मेरे पास देख लो कितना आ गया 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर। बेटा मेरे पास ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर आ गया। ये कोई चमत्कार थोड़ी है, डिफाइन ही ऐसे किया अपन लोगों ने एच को कि बड़ा वो म्यू वाली टर्म गायब हो जाए, और म्यू वाली टर्म अगर गायब होगी तो ऑफकोर्स हर मीडियम के अंदर आपके पास ये वाली टर्म तो सेम ही आएगी। ये चमत्कार नहीं है, ये बाय डिजाइन है। हमने एच को डिफाइन ही इस तरह से किया है कि वो माध्यम पर डिपेंड ना करे, मीडियम पर डिपेंड ना करे, दैट इज टोटली फाइन। और बी जो थोड़ा मीडियम पर डिपेंड करता है, और हम जानते हैं कि वैक्यूम से ज्यादा किस में होगा, पैरामैग्नेटिक में, कम किस में होगा, डायमैग्नेटिक में। बस इतनी सी बात है, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, दैट इज रिलेशन बिटवीन बी वेक्टर एंड एच वेक्टर। फॉर्मूली देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी। इन दोनों के बीच का रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि बेसिक बेसिक बात तो पता लगी गई कि एच को बड़ा म्यू से डिवाइड कर दो तो आपका बी आ जाएगा, बट थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। मान लो कि वैक्यूम है, और इस वैक्यूम के अंदर लेट्स से कि आपके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बी नॉट, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन अगर बी नॉट है तो बेटा यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच होगी। वैक्यूम है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दिस एच विल बी सिंपली
बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। फिर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो कि दिस एच वेक्टर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू योर बी नॉट वेक्टर अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स योर म्यू नॉट वेक्टर, क्योंकि ये सारे के सारे क्वांटिटीज वेक्टर तो है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बी इंड्यूस्ड नहीं होगा, है ना, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि दूसरा मीडियम आ गया, बड़ा कोई मान लो और मीडियम आ गया, तो क्या होगा, तो करते हैं डिस्कस। मान लो कि मेरे पास ये कोई मीडियम है और ऐसा मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी जो है वो म्यू है, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो म्यू आर है। मान लो कि आपने जो मैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में वैक्यूम में जो दे रखा है वो बी नॉट, लेकिन अंदर बी नॉट नहीं है, अंदर बड़ा कुछ ना कुछ और है, लेट्स से बी है ना, लेट्स बेटा आपके पास बी है। अगर बेटा बाहर की बात करें और अंदर की बात करें, अंदर और बाहर दोनों ही जगह एच की वैल्यू सेम होगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो तो अंदर बाहर दोनों जगह सेम ही रहेगा। बाहर की तो हम बात कर चुके हैं कि एच विल बी सिंपली बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। अंदर की बात करते हैं, अंदर रिलेशन क्या है, दिस एच विल बी सिंपली जो भी मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिवाइड बाई इस मीडियम का म्यू, या फिर बेटा बी डिवाइड बाई म्यू नॉट इनटू म्यू। ठीक है, बढ़िया है। मैं ऐसे थोड़ा सा और डिटेल की बातें और करता हूँ, हालांकि मैं बात मेरे ख्याल समझ में आ गई है, बट मैं थोड़ा सा और बातें भी करता हूँ। ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई है, ये बेसिकली वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड होती प्लस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती, उन दोनों का सम ही तो है भैया। तो मान लो कि यहाँ पर ये मीडियम ना होता और वैक्यूम होता तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट होती। मीडियम है इसलिए एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हो आएगी, उसे हम बी इंड्यूस्ड भी कहते हैं। हम आपको शुरुआत से एक्सप्लेन करते हैं। ये बी इंड्यूस्ड इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी हो सकती है अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हुआ तो, अपोजिट भी हो सकती है अगर वो डायमैग्नेटिक हुआ तो। ठीक, मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वाली, बड़ा इट विल बी ऑब्वियसली इस मीडियम का म्यू इनटू एच वेक्टर। जो बड़ा वैक्यूम में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो वैक्यूम में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर आप म्यू नॉट से डिवाइड करोगे तब भी तो बड़ा आपके पास एच ही आएगा, तो बड़ा आपके पास एच ही आएगा। आप बड़े आराम से ऐसा कर दो, दिस इज बेटा बेसिकली म्यू नॉट इनटू एच प्लस बेटा बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड मैं आपको सिखा चुका हूं, इट इज म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर। बेटा आई वेक्टर शायद होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस साल से बड़ा ये वाला फॉर्मूला इतना फैंसी नहीं रहा, लास्ट ईयर तक ये वाला फॉर्मूला काफी फैंसी था, लेकिन इस साल से बड़ा ये वाला फॉर्मूला इतना फैंसी क्यों नहीं रहा, ये एनसीईआरटी से ये आई वेक्टर हट गया। ठीक है, तो फिर भी कोई बच्चे कहता है कि मैं बी इंड्यूस लिख लेता हूँ, हमारा लिख सकते हैं, इस पे कोई सवाल या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले तो दैट इज टोटली फाइन। पहले बेटा थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल टाइप का मेरे को ऐसी फीलिंग इसकी रहती थी। अब बेटा शायद उतनी इसकी यूज इतना मतलब इसका बड़ा मेरे ख्याल से इतना यूज शायद इतना नहीं। आई होप मेरे ख्याल समझ आ गया। ये मेरे पास म्यू इंटू एच वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट इंटू आई वेक्टर। मैं ये भी लिख सकता हूँ, इट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच वेक्टर is equals to mu naught into h vector plus mu naught into I vector। म्यू नॉट अगर मैं कैंसिल करूं मेरे पास बड़े आराम से जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू एच वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट तो बड़ा हट ही है, इज इक्वल्स टू योर आई वैक्टर। परफेक्टली फाइन बेटा, टोटली फाइन। वैसे तो ना म्यू आर माइनस वन है ना, इसको हम एक नाम दे देंगे, अगली स्लाइड में नाम दे रहा हूं, बट मैं से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा करना चाह रहा था। ये जो म्यू आर माइनस वन है, इसी को हम एक नाम देते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा वर्ड हमारे सिलेबस में भी है, और अब मान के चल सकते हैं बेटा ये हमारे काफी ज्यादा काम का है। तो चलिए बेटा इस पे आते हैं। अगली टर्म है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा इसका साइन जो है वैसे जाइन टाइप का बेटा इसका साइन है। It is defined as intensity of magnetization per unit magnetic intensity H। बेटा इस जाई की क्या डेफिनेशन दे रखी है, जाई इज सिंपली डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। बेटा जाई जो है बेटा ये तेरे आई वेक्टर और एच वेक्टर का जो रेशो है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, जाई। चेक कर लो बेटा, है ना, ये जो बेटा तेरा आई अपॉन
एच है बेटा, ये बेसिकली तेरा म्यू आर माइनस वन है, एक तरह से बेटा यही हमारा जाई भी हो गया। तो आप मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेसिकली म्यू आर माइनस वन। बेटा कोई बच्चा अगर फॉर्मूले में ज्यादा विश्वास रख रहा है तो ये तेरे काम का बड़ा फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा है, जाई की बेटा वैल्यू में तेरे पास म्यू आर माइनस वन है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कैसे समझाता हूं। जैसे पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं, जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे बेटा याद करो, उनके अंदर हम जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जब ऐसे लगाया करते थे तब उनके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड थी वो अपोजिट आया करती थी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट आया करते थी, जो बड़ा मैग्नेटिक डायपोलमेंट है वो भी अपोजिट आया करता था, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी अपोजिट ही आया करती थी। इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला एक वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है बेटा। ये दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो बेटा जाई की वैल्यू जो बेटा ऑफ कोर्स आपके पास नेगेटिव आएगी। हल तक ठीक है। किसी किसी बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर डिवीजन ऑफ वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड, इस बात से बेटा किसी बच्चे दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे केस में इसको एच को ऊपर ले जाए है ना, क्योंकि कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ना वेक्टर का डिवीजन सर ना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में उस बच्चे को दिक्कत हो तो बेटा उसको एच को ऐसे ऊपर रख के फिर पढ़ लेना। हाँ, क्योंकि फंडामेंटली बेटा हम बोलते क्या है कि वेक्टर्स का डिवीजन है ना, वेक्टर से डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, तो कोई बच्चा ऐसा क्लेम कर सकता है कि सर एच को नीचे बतलाओ, तो दैट इज आई ऑल्सो नो दैट, बट मैंने तो ऐसे लिख दिया ना। इसी तरह से अगर मान लो कि मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच अगर इस तरफ लगाते हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ आती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इसी तरफ आते हैं, और आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका आई वेक्टर है वो भी इसी तरफ आता है। तो आई वेक्टर और एच वेक्टर बड़ा आपके पास सेम डायरेक्शन में होते हैं, बड़ा आपके पास जाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जाई की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपके जाई की वैल्यू पॉजिटिव है। ऑब्वियस बात है बेटा, जाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब यह है कि उस बॉडी को हम उतना ही आसानी से मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, जाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाने पर उतने ही बेटर तरीके से बेटा मैग्नेटिक डायपोलमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं और आई वेक्टर उतना ही ज्यादा आ रहा है। जाई की वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा जो होगी वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर होगी। आप रफली एक बार के लिए ऐसा मान सकते हो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एक तरीके से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का भी एक तरीके से हायर वर्जन है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपन अलग से हेडिंग लगा देंगे, बट है ना उसमें ऐसा अलग से कोई जानने वाली ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा मान सकते हैं कि बस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा होगा कि बड़ा जाई की वैल्यू हो सकती है कि 0.0001 हो, और हमारा जो क्या कहते हैं बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसमें हो सकता है कि जाई की वैल्यू 10,000 हो, 1000 हो, बस इतना सा अंतर पड़ेगा कैलकुलेशन वाइज, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा उसके लिए जाई की वैल्यू हो सकती है बेटा आपकी नेगेटिव। ठीक है, बड़ा जाई की वैल्यू कम होगी इसका मतलब हमारी जो बॉडी है उसको मैग्नेटाइज करना उतना ही आसान है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को बड़ा मैग्नेटाइज करना मुश्किल है, फेरोमैग्नेटिक बड़ा मैग्नेटाइज करना आसान है। तो फेरोमैग्नेटिक का जाई ज्यादा होगा और पैरामैग्नेटिक का बड़ा ऑफकोर्स कम होगा। तो जो आपके पैरामैग्नेटिक होंगे ना बेटा उनका जो जाई होगा ना बेटा वो तो ऐसे 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵, इस ऑर्डर में होंगे, बहुत छोटे होंगे। लेकिन आपके जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे ना बेटा उनके जो जाई होंगे ना बेटा वो खूब बड़े होंगे, है ना, वो खूब बड़े होंगे, मतलब हो सकता है कि बेटा वो 1000 हो, है ना, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है बेटा। कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की यूनिट क्या है, बेटा दिख गया होगा, है ना, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको दिख गया होगा। इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर आई थी बेटा, इसकी यूनिट भी एम्पियर मीटर पर आई थी। तो ऑफ कोर्स बेटा यूनिट्स तो कैंसिल हो गई हैं, तो इट इज गोइंग टू बी यूनिटलेस। ऑफ कोर्स बेटा यूनिटलेस है, डायमेंशन भी नहीं आएगी, दोनों डायमेंशंस तो कैंसिल हो गई है, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डायमेंशनलेस, है ना। आगे चलते बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज जाई ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसा कि मैं कह ही रहा था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा ना उनका जाई जो आएगा बेटा, उनका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो आएगी वो बेटा आपके पास नेगेटिव आएगी। मोस्टली बातें बेटा मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी, बस इस पेज पे थोड़ा सा वापस मैं बनाया देता हूं। अगर आपने एच वेक्टर अगर ऐसे लगाया तो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसके अपोजिट है, आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसके अपोजिट है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होती है, तो ऑफ कोर्स आपका आई वेक्टर भी इसके अपोजिट है। और अगर आई वेक्टर अगर इसके अपोजिट है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि देखो भाई आई वेक्टर इज इक्वल्स टू जाई टाइम्स एच वेक्टर है। ये दोनों अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो जाई है बेटा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो जाई जो आएगा बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपके पास नेगेटिव आएगा।
मैंने बेटा कॉपर का जाई बता रखा है -0.96 इंटू 10⁻⁵ ऑफकोर्स बेटा यूनिट लेस है। सिल्वर का बता रखा है -2.6 इंटू 10⁻⁵ बेटा बिस्मथ का बता रखा है -1.66 इंटू 10⁻⁴ बेटा गोल्ड का बता रखा है -3.6 इंटू 10⁻⁵ याद नहीं करना है, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि याद करने लगे, याद करने लगे। नेक्स्ट इज बेटा जाई ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा बोल तो दिया, अगर आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच अगर सामने की तरफ लगाया तो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आएगी। आपके जितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे ना वो इसी तरफ आएंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ आएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है बेटा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो होती है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आई वेक्टर इज इक्वल्स टू जाई टाइम्स एच वेक्टर। और आई वेक्टर और आपका जो एच वेक्टर है अगर दोनों पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर आपके पास जाई की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। हाँ स्मॉल आएगी लेकिन बेटा जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी आपके पास पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की बेटा मैंने 2.1 इंटू 10⁻⁵ बता रखी है। बेटा टाइटेनियम की मैंने 6.8 इंटू 10⁻⁵ बता रखी है। जो आपके जाई होंगे बेटा किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के वो बेटा हो सकते हैं कि थाउजेंड्स के ऑर्डर में हो ना। तो आप है ना रफली ऐसे कह सकते हो कि ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो ना उनका बिहेवियर काफी हद तक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा ही है, बस वहां पर जाई की वैल्यू और ज्यादा है, वहां पर मैग्नेटाइज करना और इजी है, ठीक है, वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मैंने रफली बेटा यहाँ पर ऐसे आपके लिए लिखी, ठीक। नेक्स्ट इज एक बड़ा छोटी सी बात और जो बात मैं बोल रहा था, मैं जो फॉर्मूला मैं निकाल रहा था मैं उसी को थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं। मान लीजिए कि बेटा आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा वैक्यूम में है, लेट से बेटा आपके पास ये बी नॉट है और यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेटा आपके पास लेट से एच वेक्टर है। ऑफ कोर्स बेटा दिस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू योर बी नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, इजंट इट। यहां पर बेटा कोई मीडियम दूसरा है, ऐसा मीडियम जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा जाई है या फिर बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है। हालांकि इन दोनों मुझे रिलेशन भी पता है कि जाई की वैल्यू म्यू आर -1 है, बट और देखते हैं। यहां पर ऑफ कोर्स बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ और आ जाएगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक तो हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगेन ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की तरफ और उसके अपोजिट कैसे भी हो सकती है। हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारी बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस जो इंड्यूस्ड है उन दोनों का सम आएगी। यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर सेम नहीं है लेकिन आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर सेम है। यहां पर भी अगर तुमने मुझसे पूछा कि एच वेक्टर कैसे लिखोगे, बेटा एच वेक्टर विल बी ऑफ कोर्स यहां पर जो बी वेक्टर है डिवाइड बाय उसका म्यू, इजंट इट। मैं बड़े आराम से इस बी को लिख सकता हूं बेटा क्या, म्यू इनटू एच वेक्टर। इसी तरह से बी नॉट को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर। इंड्यूस्ड बी इंड्यूस्ड बेटा बी इंड्यूस्ड इज ऑफ कोर्स मैं आपको बार बार सिखाऊंगा म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर। म्यू को बड़ा मैं बड़े आराम से लिखता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वेक्टर। म्यू नॉट इंटू बेटा योर एच वेक्टर। म्यू नॉट तो बेटा ठीक है, आई वेक्टर बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, आई वेक्टर को बड़े आराम से लिख सकता हूं जाई टाइम्स ऑफ एच वेक्टर, इजंट इट, है ना बेटा। ये तो था कि आई अपॉन एच तो मेरा जाई था तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि आई वेक्टर इज इक्वल टू जाई टाइम्स एच वेक्टर। बेटा एच वेक्टर एच वेक्टर एच वेक्टर बेटा आपका कैंसिल हो गया। म्यू नॉट बेटा म्यू नॉट म्यू नॉट बेटा आपके पास कैंसिल हो गया। और बेटा जैसे मेरे पास कैंसिल हो गया म्यू आर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई, बेटा कितनी आ गई है 1 प्लस जाई। ये बेटा कोई पहली बार थोड़ी है, ये हम पहले बेटा इस बात इस रिलेशन में हम पहले आ चुके। बेटा म्यू नॉट बेटा म्यू नॉट कैंसिल, एच वेक्टर बेटा कैंसिल, यहाँ बेटा 1 बच गया, यहाँ बेटा म्यू आर बच गया, म्यू आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस जाई। बेटा प्लीज इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए ही याद, म्यू आर जो होगा बेटा हमेशा 1 प्लस जाई के बराबर होगा। अब देखना जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे ना उनके लिए म्यू आर की जो बेटा वैल्यू होगी वो हमेशा ही बेटा ऐसे 0 और 1 के बीच में, है ना। म्यू आर की बेटा जो वैल्यू होगी ना वो 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। और आपके जो बेटा क्या नाम है उसका बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे
बेटा उनके अंदर म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। बेटा 1 से बड़ी क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बेटा जाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना। बेटा अगर ये वैल्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो बेटा म्यू आर ऑफ कोर्स 1 से बड़ा आ गया। और अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो जाई बेटा इन द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो म्यू आर जो होगा बेटा वो 1 से काफी बड़ा होगा, मतलब 1000 हो सकता है, 900 हो सकता है, बहुत बड़ा होगा। तो म्यू आर और बड़ा जाई में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है? 1 का अंतर है, 1 नंबर का अंतर है, बाकी बड़ा सारी कहानी सेम है। आपका जो जाई है वो -1 से लेकर इन्फाइनाइट तक कितना भी हो सकता है। म्यू आर जो है वो 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक कितना हो सकता है, बस इतना सा अंतर है। जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बड़ा उनके अंदर जाई जो होगा वो -1 से लेकर 0 तक वेरी करेगा। म्यू आर बड़ा ऑफ कोर्स 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा, बस एक नंबर शिफ्ट हो गया और क्या फर्क पड़ता है। एक टर्म बड़ा ना एंटी वाले काफी यूज करते हैं कि कोई सब्सटेंस ऐसा है जो नॉन मैग्नेटिक है। ये मैंने बड़ा वर्ड कई पीवाईक्यूज में देख रखा है। अगर नॉन मैग्नेटिक है इस बात का मतलब ये है कि उसके अंदर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये कोई बी इंड्यूस्ड वगैरह आता ही नहीं है। बी इंड्यूस नहीं आएगा तो एम वेक्टर नहीं आएगा, एम वेक्टर नहीं आएगा तो आई वेक्टर नहीं आएगा, और आई वेक्टर नहीं आएगा इसके मतलब जाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, है कि ना? जाई की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि जाई क्या होता है? आई अपॉन एच होता है। एच आपने लगा दिया उसके बावजूद आई नहीं आया, इसका मतलब क्या है? जाई की वैल्यू 0 है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आपकी जाई की वैल्यू 0 होगी, और जाई की वैल्यू अगर 0 होगी तो बड़ा म्यू आर की बड़ा वैल्यू आपके पास 1 होगी, और बेटा जो इस मीडियम का जो म्यू होगा बेटा वो ऑफ कोर्स म्यू नॉट ही होगा। तो वैक्यूम जो है वो अपने आप में एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और बाकी भी हो सकता है किसी और जगह लिखा हुआ है कि यार ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। जाई की वैल्यू नेगेटिव तो डायमैग्नेटिक, जाई की वैल्यू पॉजिटिव तो बेटा ऑफ कोर्स पैरामैग्नेटिक, जाई की वैल्यू बहुत बड़ी तो फिर मैग्नेटिक, है ना। म्यू आर बेटा ऑफ कोर्स उससे एक साथ है तो कोई बहुत इतना पंगा है, ठीक है। मैंने बड़ा सारे फॉर्मूले बड़े आराम से बताए, मैं हर फॉर्मूले के पीछे लॉजिक बताया, तो हो सकता है कोई कोई बच्चा लॉजिक से परेशान भी हो गया हो कि सर क्या जरूरत है। सही बात है, आपको अगर फॉर्मूले अगर याद हो तो दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज बेटा मैं एक सवाल लेके आया हूँ, हालांकि बेटा मैं सवाल वेरिएबल में लेके आया हूँ। सेम सवाल बेटा आपसे जेई के अंदर या बेटा नीट के अंदर वेरिएबल सॉरी बेटा क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स में पूछेंगे, पक्की बात है। किसी न किसी शिफ्ट के अंदर ये वाला सवाल आएगा आएगा, बस क्या फर्क होगा कि मैंने वेरिएबल में पूछ लिया, मैं मक्कार हूँ, मुझे कैलकुलेशन पसंद नहीं है तो बेटा ऑफ कोर्स मैं तो ऐसे ही करूंगा। लेकिन हो सकता है कि बेटा आपके जो एनटी वाले हो बेटा वो वर्ड्स के साथ कर लें, है ना, वो वैल्यूज के साथ कर लें। एक सोलेनॉइड है, इफ वी फिल द सोलेनॉइड बाय अ मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जाई, इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड को मैंने एक ऐसे मीडियम से भर दिया जिसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जाई है, बस इतना सा फर्क होगा, आपको जाई की वैल्यू दे रखी होगी कि 2.1 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ दे रखा होगा। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर, जैसे मैंने मीडियम चेंज कर दिया, बताओ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर में क्या चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा। बच्चा बिना कोई पेन चलाए बोलेगा सर 0%, लेकिन सर चेंज नहीं आएगा, है ना। मीडियम चेंज होने से हमारा एच वेक्टर थोड़ी चेंज होता है, एच वेक्टर चेंज होगा, लेकिन हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन बी में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था शुरुआत में, जब तक आपने ये मीडियम नहीं लगाया था तब कितना था, तब बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स थी बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, इजंट इट। जैसे आपने मीडियम चेंज कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अब बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो भी नया वाला मीडियम है उसका म्यू इंटू एन आई। बट ऑफ कोर्स है ना, मान के चलेंगे करंट वगैरह सब कुछ सेम है, अगर अदरवाइज करंट वगैरह में कोई चेंज आया हो तो पहले बताता ना सवाल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं। म्यू को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। सर म्यू आर दे नहीं रखा, अरे कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे उसको ना। सर जाई दे रखा है तो क्या बच्चे का मन भी कर रहा होगा कि सर इस म्यू आर को मैं 1 प्लस जाई लिख लूँ, लास्ट में लिख लेंगे, चलो अभी लिख लेते हैं, आप कहते हो ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई इंटू, मेरे पास नई वाली मैग्नेटिक फील्ड जो आ गई है वो आ गई है 1 प्लस जाई इंटू म्यू नोट एन आई। बेटा म्यू नोट एन आई हमारी पुरानी वाली मैग्नेटिक, ठीक। मुझसे पूछा है कितना परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज मेरे बच्चों को बचपन से निकालना आता है। परसेंटेज चेंज का बड़ा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है, फाइनल है 1 प्लस जाई इंटू बी नॉट, इनिशियल है बी नॉट
इनिशियल है बी नॉट इंटू बड़ा बी नॉट बी नॉट बी नॉट बड़ा कैंसिल, वन से कैंसिल, आंसर आ गया जाई इंटू, ये बड़ा मेरे पास आंसर। बस क्या अंतर है बड़ा, बस इतना सा अंतर है कि मैंने बड़ा सवाल वेरिएबल्स में पूछा है, बड़ा एक्चुअल में सवाल आएगा वो बड़ा ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज पूछेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अगेन आसान सवाल, बिल्कुल जे में बड़ा बिल्कुल सेम सवाल पूछेंगे, बस वैल्यूज चेंज है ना, मैंने वैल्यूज में दे दिया तो वेरिएबल में पूछने के वो वेरिएबल में पूछेंगे, बेटा मैंने वैल्यूज में करा दिया, इतना अंतर और। ए मेटल हैज परमिएबिलिटी, म्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा किसी मीडियम के अंदर 1.57, 1.57 इज वेरी गुड बेटा, क्योंकि 1.57 है ना 3.14 का आधा होता है, और 3.14 क्या होता है पाई, तो ये वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर है, ठीक है। मेटल है बेटा, उसकी परमिएबिलिटी दे रखी है 1.57, मुझसे पूछा है कि इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, इसका म्यू आर कितना। अगला सवाल पूछ रखा है इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी होगी, ये आ गया तो ये आ ही जाएगा, वन ही तो माइनस करना है। चलिए, मुझे इस मीडियम का म्यू दे रखा है और म्यू आर पूछ रखा है, मेरे बच्चे बोलेंगे सर म्यू शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, बेटा म्यू आर की वैल्यू आ गई है म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू कितना है बेटा, म्यू है 1.57, बेटा सब कुछ एस आई यूनिट्स में ही है, ठीक है। म्यू नॉट कितना होता है बेटा, पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, मेरे ख्याल से 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 है कि नहीं, होता ना 4 पाई इंटू 10 रेज -7, ये बेटा पाई बाई 2 है, तो बेटा नीचे 2 बच जाएगा, मेरे ख्याल से 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 8, बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 12.5 इंटू 10 रेज टू पावर, बेटा चेक करना है कैलकुलेशन को मिस्टेक तो नहीं कर देना, 1.57 अपॉन बेटा म्यू की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻7, बेटा पाई से बड़ा हो गया पाई बाय 2, नीचे आ गया 8, 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 8, बेटा मैंने वो 100 अलग कर दिया, हाँ ठीक है सही बड़े लगे, ये मेरे पास आ गई है म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ये आपका म्यू आर आ गया। ऑफ कोर्स म्यू आर इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मुझसे पूछा है कि जाई की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स बेटा जाई की जो वैल्यू होगी वो म्यू आर से एक कम होगी, बेटा इसमें से एक माइनस कर दो, बेटा अगर इसमें एक माइनस करूंगा क्या आएगा 12 4 1 2 3 4, ये बता सकते हैं जाई की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे बड़ा कोई सवाल है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस वैल्यूज चेंज और सवाल आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट इज क्यूरीज लो, वैसे बेटा क्यूरीज लो है ना, और अगेन लास्ट टू लास्ट ईयर तक बड़ा सिलेबस में था, और उस पर बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल पूछते थे ना, अच्छे सवाल पूछते थे, 2-3 सवाल तो काफी बढ़िया थे, लेकिन इस साल से बड़ा क्यूरीज लो सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो कि ना ये है क्या। क्यूरीज लो ये कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, बस ये तो मैं बेटा पहले स्टेब्लिश कर चुका ना कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे बेटा वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन कम होगा, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होगी, मैं पहले बोल चुका था। मैथमेटिकल रिलेशन ये है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो एक दो तो बड़ा ऐसे ही ना जेईई ने पहले बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रखे हैं कि यार इतने केल्विन पर है ना मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इतनी है, तो इतने टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी होगी, तो बड़ा आराम से बच्चा बोल देगा कि सर सिंपल सी बात है कि Xi1 अपॉन Xi2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, सिंपल, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, इनवर्सली है ना इसलिए। और अगर मान लो कि थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करेंगे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे देंगे, और ऑफ कोर्स कैलकुलेशन ऑफ कोर्स केल्विन के अंदर करनी है तो 273 ऐड करके फिर कर देंगे। तो इस तरह के सवाल बड़ा ठीक ठाक बन रखे थे, कुछ सवाल थोड़े से और बेटर भी थे, जिसमें क्या करते कि पहले ये जाई निकलवाते थे और उस पर जाई को यूज करके फिर आगे और चीजें पूछते थे कि बी इंड्यूस्ड कितनी है, ऑफ कोर्स बी इंड्यूस्ड हम निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे ना बेटा, जाई से हम है ना आई निकाल लिया करते थे, आई से बड़ा ऑफ कोर्स हम बी इंड्यूस निकाल लिया करते हैं, आई इज इक्वल्स टू बड़ा आई सॉरी आई इनटू म्यू नॉट इक्वल्स टू बी इंड्यूस्ड, फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया करते हैं वगैरह वगैरह, तो काफी बड़े बड़े सवाल पूछ लिया करते थे। समझते हो मैं क्या कहना चाहूँ कि एच दे दिया, ठीक है, और बेटा पहले जाई पूछवा लिया इस क्यूरीज लो से, फिर एच दे दिया जाई दे दिया तो आई निकाल लेंगे, उस आई से बी इंड्यूस निकाल लेंगे, बी इंड्यूस से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे,
तो इस तरह के बहुत ही बढ़िया सवाल पहले से पूछ रखे हैं। अभी बेटा फिलहाल नॉट इन सिलेबस मान के चलो, बट ठीक है बेटा, जेई का कोई भरोसा तो है नहीं। क्या पता बेटा कोई बात पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए ना। एक बार भी सुन रखा है तो तुम कर लोगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। हम भी हो सकता है किसी टेस्ट के अंदर पूछ लेना, हम भी हो सकता है कि बेटा क्यूज लो पे कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल पूछ लेना, इंटेंशनली बेटा पूछ ही सकते हैं। लास्ट ईयर बेटा ना इक्का दुक्का सवाल आउट ऑफ सिलेबस आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे, है ना, आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काफी हद तक बेटा आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे ही है। इनका जो म्यू आर होगा बेटा वो 1 से बहुत बड़ा होगा। इनका जो जाई होगा बेटा अगेन वो 1 से बहुत बड़ा होगा। अगर आप बेटा इस तरह से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाओगे तो अगेन इसके डायपोल्स जो होंगे बेटा वो इसी तरफ इंड्यूस हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपके पास बेटा आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। बस अंतर ये है कि पैरामैग्नेटिक जब सब्सटेंस था तो बी इंड्यूस जो आया था ना वो बी एक्सटर्नल के मुकाबले काफी कम था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो बी इंड्यूस्ड है ना वो बहुत बड़ा होगा। दिस बी इंड्यूस्ड विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी एक्सटर्नल। और बी इंड्यूस्ड बेटा बहुत बहुत बड़ा है बी एक्सटर्नल के मुकाबले। इसका मतलब बेटा हमारा जो आई है वो बहुत बहुत बड़ा है एच के मुकाबले, क्योंकि बेटा बी इंड्यूस्ड तो आई ही गवर्न कर रहा है ना, इसलिए तो आई अगर बहुत बड़ा होगा तो बड़ा ऑफकोर्स आपका जाई भी जो है बड़ा 1 के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। तो पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में सिर्फ ऐसे कैलकुलेशन वाइज क्या अंतर है कि पैरामैग्नेटिक में ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई लेट्स से 100, इंड्यूस्ड आई 1 तो हो गई कुल मिलाकर 101, ठीक है। डायमैग्नेटिक में कम हो जाती है, पैरामैग्नेटिक कम से कम बढ़ती तो है, फेरोमैग्नेटिक में बढ़ेगी लेकिन आप लगाओगे 100, है ना। और जो इंड्यूस हो जाएगी वो हो सकता है कि हो जाएगी 1 लाख। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी 1,00,000 है ना, 1,00,000 प्लस 100 है ना। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक्सटर्नल मुकाबले काफी ज्यादा होगी। इसके पीछे थोड़ा सा कारण भी है, सुनते हैं बेटा, एक दो बातें और बोलते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स दूं बेटा, आयरन कोबाल्ट निकल बेटा ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडिविजुअल एटम जो होगा उसके पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट होंगे जैसे कि पैरामैग्नेटिक के अंदर होता है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ डोमेन्स बने होंगे। ये डोमेन्स क्या है सुनना। अगर मेरे पास से कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे कुछ डोमेन्स बन जाएंगे, ऐसे इमेजिनरी रीजन्स बन जाएंगे। और क्वांटम कपलिंग के कारण क्या होगा बेटा, क्वांटम कपलिंग की कॉन्सेप्ट है, उसके कारण क्या होगा कि एक डोमेन के अंदर जितने डायपोल होंगे ना वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अलोंग अलाइन होंगे। पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं था बेटा, पैरामैग्नेटिक में तो बिल्कुल आजू बाजू के डायपोल भी बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में हो सकते थे। यहाँ पर आजू बाजू के जो डायपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे। और ये सारा का सारा रीजन, जिस रीजन के अंदर सारे डायपोल सेम डायरेक्शन में, दिस रीजन इज नोन एज योर डोमेन। इस रीजन को बेटा हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और ऐसे खूब सारे डोमेन हो सकते हैं। ये एक दूसरा डोमेन, इस डोमेन के अंदर हो सकता है कि सारे के सारे डायपोल ऐसे हो, है ना बेटा, हो सकता है कि डोमेन जो होंगे ना वो ऐसे हो। यहां हो सकता है बेटा सारे सारे आपके पास जो डोमेन के अंदर जो सारे डायपोल्स हैं वो ऐसे हो। यहां बेटा हो सकता है कि सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो ऐसे, बस। तो पैरामैग्नेटिक में और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे डोमेन्स बने होंगे। इन डोमेन्स की साइज बेटा लगभग लगभग मिलीमीटर के ऑर्डर में होगी। ऐसा नहीं बेटा सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, बस सिंपल सिंपल छोटे छोटे डोमेन्स होंगे। 1 मिलीमीटर है ना, या बेटा इवन 1 मिलीमीटर से छोटे इनकी साइज होगी। इसके अंदर लगभग लगभग 10⁻11 10⁻12 एटम्स होंगे एक डोमेन के अंदर। और ऑफ कोर्स जितने एटम्स होंगे उतने ही बेटा ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगे। तो आप रफली ऐसा कह सकते हो कि मिलीमीटर की रेंज के डोमेन्स होंगे। और हर डोमेन के अंदर रफली 10⁻11 10⁻12 के आसपास आपके एटम्स और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगे। अब क्या होगा कि अगर आपने लेट से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो एक कॉन्सेप्ट है बेटा दैट इज मतलब ग्रोइंग ऑफ डोमेन्स। वो ये कहता है कि अगर आपने इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ना तो इस तरफ जो डायपोल मोमेंट का जो डोमेन होगा ना उसकी साइज लगातार बढ़ती जाएगी। और इसके अपोजिट वाले ना उनकी साइज लगातार घटती जाएगी। साथ ही साथ जो इस लाइन के लॉन्ग नहीं है वो अलाइन उस तरफ होंगे, है ना, अलाइन तो उस तरफ होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पहले से इस तरफ अलाइन है उसकी साइज लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा दो तरह के हो सकते हैं बेटा, एक आपके पास सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और बेटा हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बेटा एग्जैक्टली लाइंस बेटा एनसीईआरटी से उठा के रखी हुई मैंने। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा वो है
जिस पर आपने अगर एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है, तो डायपोल्स उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो गए तो हो गए, वापस से वो है ना अपने रैंडम डायरेक्शन के अंदर वापस से डोमेन्स नहीं आते, इतनी आसानी से नहीं आते। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। आपके पास ये डोमेन है, सॉरी आपके पास बड़ा ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक डोमेन ऐसा, एक डोमेन में ऐसे, एक डोमेन में ऐसे, एक डोमेन में ऐसे था, मैंने कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, तो सारे के सारे जो डोमेन्स थे बड़ा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैंने हटा दी, वैसे ही डायपोल्स अभी भी उसी तरफ पड़े, वापस से वो रैंडम नहीं आ रहे। इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट्स इवन इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। वो अगर एक बार मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हटा दी ना, उसके बावजूद बड़ा मैग्नेटाइजेशन वैसा का वैसा रहता है, वापस से बड़ा वो अपना रैंडम शेप में नहीं आता। इसका एग्जाम्पल जो है बड़ा वो एक अलॉय है, एल्निको। ये वर्ड बड़ा याद रख सकते हो, ये एनसीईआरटी में लिखा, तो बड़ा इसलिए लिख दिया मैंने, मेरे को नहीं पता। ये इसमें शायद आयरन, कोबाल्ट, निकल बड़े तीनों चार बड़ा इसके अंदर मिक्स रहते हैं, इसको एल्निको है, ठीक है, इसका नाम बड़ा याद रख सकते हो। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक इसका जस्ट उल्टा, कि आपके पास ये बड़ा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई डोमेन ऐसे अलाइंड है, कोई ऐसे अलाइंड है, कोई ऐसे अलाइंड है, कोई ऐसे अलाइंड है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, तो सारे सारे डोमेन्स जो है ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइंड हो गए, किसी किसी की साइज भी बढ़ गई। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगा रखी थी हटाई, वैसे ही सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो जैसे पहले थे ना, पहले बड़ा मान लो कि लेट से ऐसे था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के कारण यूं हो गया, तो जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, ये वापस बड़ा अपने जो एक्चुअल जो ओरिएंटेशन थी उसकी तरफ वापस से वो आ जाता है, और काफी हद तक उसी अपनी एक्चुअल पोजीशन को वापस से वो रीगेन कर लेता है। और उसने अगर बड़ा वापस अगर अपनी पोजीशन को रीगेन कर लिया, तो ऑफ कोर्स बड़ा जो मैग्नेटाइजेशन था वो तो उसमें से खत्म ही हो गया। इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स, मैं बेटा अपनी तरफ से वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ये बड़ा एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रखे हैं एनसीईआरटी में। मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की, बेटा मैग्नेटाइजेशन भी वहीं से डिसअपियर हो गई। बेटा आयरन, कोबाल्ट, निकल जो आपने पहले से एग्जांपल लिखे, वो सारे के सारे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक के ही एग्जांपल्स हैं। हार्ड का सिर्फ क्या एग्जांपल होता है? एल्निको। बेटा ये एक ही वर्ड लिखा हुआ था, तो मैंने वो एक ही वर्ड आपको बता दिया। फिर भी आपको लगे कि सर मैं ना ये वाली बात और पढ़ना चाहता हूँ, बेटा एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे लिखी हुई, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। मुझे और कोई बेटा ऐसे कोई शानदार कोई ऐसी लाइन लगी नहीं कि मैं आपको बताऊं, है ना? अगर मुझे लगी हो तो मेरा पता, ठीक है। चलिए बेटा सारी सारी बातें याद कर लेना, काफी सारी बातें बेटा याद करने वाली थी, तो अगर आपको टाइम मिले तो इस लेक्चर को ना हर महीने में एक बार सुनते रहना, तो याद हो जाएगी। ऐसे अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं कि आप खुद देखो, जो मैंने बोला इसमें तो क्या ही करोगे बेटा, ठीक है ना? कभी ईयरफोन लगाया और फट से सुन लिया, काम चल जाएगा। थ्योरेटिकल सारा का सारा, थ्योरेटिकल सुनने से भी हमारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।